भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ और सम्राट अशोक के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। तो जैसा कि मैंने जब नाम मैं यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले साकी बीरेन जी से और माननीय एडवोकेट जी से मुलाकात की। तो क्योंकि हमारी तरफ यह कार्यक्रम नहीं होता है अम्बेडकर नगर में जी, मैं अम्बेडकर नगर से मूल रूप से बिलोंग करता हूँ, तो इतनी जागरूकता वहाँ नहीं है। हमारे समाज में बहुत रीति रिवाज केवल शादियाँ होती हैं, इसके अलावा ये सब ऐसा कोई कार्यक्रम होता नहीं और कभी भी हमने प्रतिभाग भी नहीं किया। और इंटर के बाद जो है 2003 से लगभग 16 तक मैं इलाहाबाद रहा और किसी भी ऐसे कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं किया, केवल पढ़ाई लिखाई की। और फिर पहले हमारी ज्वाइनिंग जो है बेसिक विद्यालय में अपने यहाँ हमारे यहाँ 1 लाख पड़ता है अवस्थारी, वहीं हो गई थी। फिलहाल में इतिहास पढ़ा है और भूगोल भी पढ़ा है, इसके अलावा हिंदी विषय भी पढ़ा है। तो भगवान बुद्ध के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, हालांकि अभी हमारा रिसर्च चल रहा है इतिहास भूगोल विषय से। तो जो भी हमने पढ़ा है इतिहास में सम्राट अशोक जी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, इनकी शिक्षाओं के बारे में, जो भी इन लोगों ने इतिहास में जो इतिहासकार लिखे हैं, वास्तव में मैंने देखा कि इतिहास को गलत ढंग से लिखा गया है। जो मैंने आकलन किया, जो मेरा अपना आकलन था, वास्तव में इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लिखा गया। और जो प्राचीन काल का इतिहास था उस समय सत्र तो नहीं याद आ रहा है कि एक अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसप जिन्होंने इस लिपि को जो है पढ़ा सम्राट अशोक के, और हाँ जेम्स प्रिंसप महोदय ने सर्वप्रथम पढ़ा और पढ़ करके बताया और उसके बाद का जो इतिहास लिखा गया। तो जैसा कि माना जाता है कि इस हिंदुस्तान का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है वह मौर्य वंश है। एक बार हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो एक सज्जन से चर्चा होने लगी कि जो है वो कहने लगे कि जो राजपूत हैं, जो ठाकुर हैं, वास्तव में यही पहले और ब्राह्मण हैं वही लोग यहाँ आए और पहले से इन लोगों का बोलबाला रहा। तो ऐसा नहीं है। तो हमने भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा था, तो हमसे काफ़ी नोकझोंक हुई, उनकी बातचीत हुई। तो हमने बताया कि जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है, आप इतिहास की किताब उठा के देखिए, उसमें आप चाहे जिन लोगों ने लिखा हो, लेकिन लिखा गया है कि भारत का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, आप लोग भी शायद ना पढ़े हो या पढ़े हो, तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश मौर्य वंश भी है, मौर्य वंश ही है। तो हम लोगों ने आज भी जितनी प्री मेंस की परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा के दौरान आप देखेंगे कि सम्राट अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से सीधा प्रश्न आते हैं। अभी इंटरव्यू में हमसे माननीय इस समय राम जी मौर्य लोक सेवा आयोग के मेंबर हैं, तो मुलाकात हुई थी अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले। तो चर्चा होने लगी, तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आता है इंटरव्यू देने, तो अगर नहीं कुछ पूछ पाते हैं तो कम से कम इतना पूछते हैं कि किसका प्रतीक है। बहुत अच्छा। हमेशा रखा रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं कुछ कोई बच्चा कहते हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं तो इतने डरे रहते हैं, इतने भयभीत रहते हैं, तो कम से कम अपने समाज के बारे में पूछ लेता हूँ। सम्राट अशोक के जानते हो, उनकी किसी एक शिक्षा के बारे में, उनके किसी अभिलेखों के बारे में बता लीजिए, उनके अभिलेखों में क्या लिखा है। या आप रुपया चलता है, आपकी जेब में रुपया पड़ा होगा, उस पर जो सिक्का है, तो जो स्तंभ है, इन सब के बारे में कहते हैं हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं लोगों से, तो कम से कम एक जागरूकता वहाँ से भी होती रहती है। और हमको तो बहुत ज़्यादा फिलहाल याद नहीं है, लेकिन जो 14 शिलालेख सम्राट अशोक ने लिखवाए हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा उस पर चर्चा करूँगा। तो जो उनका प्रथम शिलालेख है उसको याद नहीं है, क्योंकि मेरा रिसर्च का काम चल रहा है, तो मैं काफ़ी बिजी हूँ। तो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ कि जो सम्राट अशोक का पहला शिलालेख है, उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी पशु का वध न किया जाए, राजकीय मनोरंजन तथा उत्सव न किए जाने का आदेश दिया जाता है। मतलब ये कब होता है, जब उन्होंने पहला अपना शिलालेख लिखा है, तो उन्होंने कहा किसी भी प्रकार का पशुवध आज से नहीं किया जाएगा और मनोरंजन तथा उत्सव भी न किए जाने का आदेश दिया। और दूसरे शिलालेख में उन्होंने पशुओं
मनुष्यों के लिए, जो आपने कहा था कि अलग अलग, तो इतिहास का पहला प्रमाण है कि पशुओं और मनुष्यों के लिए जो है अलग अलग चिकित्सालय की व्यवस्था मौर्य काल में हुई। तो आप कल्पना करिए कि आज के समय में, आज जो है ये कहा जाए कि भारत जो है प्रगतिशील देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। आज हमारे देश में पशुओं के चिकित्सालय की हर जगह व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस समय आप कल्पना करिए कितने हजार साल पहले मानव और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की व्यवस्था उन्होंने करवाई थी। मनुष्यों और पशुओं के कल्याण मार्गों पर छायादार वृक्षों को लगवाया गया। उनका दूसरा शिलालेख जो है उसमें लिखा गया है कि जो मानव और पशुओं के कल्याण मार्गों में कल्याण जैसे जिन रास्तों से वो लोग गुजरते थे वहां छायादार वृक्ष लगवाए गए, पानी की भी उत्तम व्यवस्था की गई, ठीक है, कुएं खुदवाए गए। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक झील, सुदर्शन झील का नाम सुने होंगे। इतिहास में सुदर्शन झील का उल्लेख आता है, वर्तमान में भी वह गुजरात के गिरनार जिले में मौजूद है। तो उसका कई लोगों ने हालांकि जीर्णोद्धार कराया, लेकिन इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है सर्वप्रथम, जिन्होंने उसका जो है उसको बनवाया। हालांकि बाद में गुप्त शासकों ने उसका जीर्णोद्धार कराया, लेकिन यह अपने आप में जल संरक्षण का एक अद्भुत नमूना मिलता है। जो आप आज तालाब देखते हैं, कुआं देखते हैं, तो आप सोचिए कि उस समय कितनी बेहतरीन प्रणाली रही होगी जल संरक्षण की। आज हम जल को बचाते हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, उन्नाव का जल तो बहुत प्रदूषित हो रहा है और हमारा रिसर्च भी जल पे ही है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आप कल्पना करिए कि उस समय बांध को बनाना, सुदर्शन झील से बांध का भी निर्माण हुआ था, शायद हो सकता है आप लोगों को जानकारी हो। और उस जमाने में बांध बनाना कितना अद्भुत रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा, कितनी मेहनत से लोग बनाए होंगे। तो उस समय जो है सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। और हालांकि इसमें अभिलेखों में नहीं इसका उल्लेख है, इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है। तो जो इनका तृतीय अभिलेख है, इसमें राजकीय पदाधिकारियों को इन्होंने आदेश दिए कि प्रति 5 वर्षों के बाद सभी लोग धम्म प्रचार पर जाएं, दौरे पर जाएं। जैसा कि आपने बताया अभी कि उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध वृक्ष के साथ भेजा था और धम्म प्रचार करने के लिए, और तमाम बौद्ध स्तूपों की देश के विभिन्न भागों में स्थापित कराया। और भारत का जो वास्तव में विस्तार था वह भारत ही नहीं अपितु आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया तमाम देशों तक फैला हुआ था। तो कुल मिला के जो ऐतिहासिक राजवंश होने के साथ साथ उस समय का भारत जो था वर्तमान भारत से कहीं ज्यादा बड़ा था। मतलब जितना बड़ा भारत उस समय था, मतलब उसके बाद कभी उतना बड़ा भारत नहीं हुआ। तब से भारत सिमटता ही चला गया और आज तक सिमटता ही चला जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं चाइना उधर कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान अलग कब्जा कर रहा है। तो फिलहाल सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय में जो भारत की स्थिति थी वो बहुत ही सर्वोत्तम थी, बहुत ही विकासशील थी, बहुत ही विकसित कह सकते हैं अपने समय के अनुसार। और जो इनका चतुर्थ शिलालेख है, इसमें आपने कहा लिखवाया कि राजकीय पदाधिकारियों के आदेश दिए गए हैं कि व्यवहार के सनातन नियमों, नैतिकता, दया का सर्वत्र प्रचार किया जाए। अब आप कल्पना करिए कि उस समय नैतिकता और सदाचार और दया, करुणा, तो मतलब उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल प्रश्न उठाते हैं कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की या इन्होंने कलिंग का जो युद्ध किया। लेकिन ये सोचिए कि एक राजा होकर के इन्होंने जो अपने चतुर्थ शिलालेख में उनको सीधा सीधा आदेश दिया कि लोगों के साथ आप समानता का व्यवहार करिए और नैतिकता और दया का परिचय दीजिए। पंचम शिलालेख में इन्होंने कहा कि हम इसमें जो है धर्म महापात्रों की नियुक्ति करते हैं और धर्म नैतिकता के प्रचार के आदेश का जो है इन्होंने वर्णन किया। और जो छठवां शिलालेख है, राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्वलोक हित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी स्थान या समय पर दे। जैसा कि मैंने अपने उल्लेख किया कि मैं किसी भी स्थान पर हूँ, चाहे मैं खाता रहूँ, सोता रहूँ या किसी भी स्थान पर हूँ, इसकी सूचना अगर वह लोक जन कल्याणकारी नीतियों से संबंधित है तो इसकी सूचना हमको आप किसी भी समय दे सकते हैं। और जो इनका सातवां शिलालेख है, सभी जात संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें, ये भी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता को चाहते हैं।
मतलब सभी जात, ये ध्यान देने वाली बात है। आज भी जातियां अलग अलग हैं। आज जो हमारे समाज में जो भेदभाव है आप देख रहे होंगे, उसको महसूस कर रहे होंगे। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, काफी कुछ चीजों को महसूस किया है, आज भी महसूस करते होंगे आप लोग। तो कहने का मतलब है कि उस समय की ये कल्पना है कि जात पात में कोई भेदभाव नहीं करना है। ये साफ साफ इसमें लिखा गया है छठे शिलालेख में, सातवें शिलालेख में। ठीक है कि आत्मसंयम और हृदय में पवित्रता के साथ जो लोग जाति संप्रदाय, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग अगर रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। और जो इनका 8वां शिलालेख है, राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्व लोकहित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक जो भी हो उनको। 8वें शिलालेख में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने जो है बोध गया की यात्रा की और धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया। बोध गया सभी लोग जानते होंगे कहाँ है, बिहार में इस समय है, जिसको हम लोग गया के नाम से जानते हैं। और उसी बोध गया को उन लोगों ने गया ठाकुर द्वारा बना दिया। नाम सुना गया होगा आपको। लोग कहते हैं हमारे तरफ पूर्वांचल में गया ठाकुर द्वारा गए, तो उसको जो है ब्राह्मण धर्म से जोड़ करके देखा जाता है। हालांकि उसका जो मतलब उस समय जो प्रचलन हुआ वो अशोक के समय से ही हुआ। और गया जैसा कि बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था उससे संबंधित है, लेकिन ब्राह्मणों ने उसको जोड़ करके अलग से बना दिया कि गया ठाकुर द्वारा जाएंगे, उसको दूसरे रूप में उसको प्रेरित कर दिया। गया करियो। हाँ समझ रहे हैं ना, गया का मतलब वो चारों धाम से उसको जोड़ दिए और 4 धाम बनाए, तो उसको बता रहा हूँ आप लोगों को। और अगला जो इनका 9वां शिलालेख है, दास और सेवकों के तत्व। आपने बताया इस दासों और सेवकों के प्रति जो शिष्टाचार का पालन करें, जानवरों के प्रति भी उदारता बरते, ब्राह्मण श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का भी उन्होंने आदेश दिया। 10वें शिलालेख में घोषणा की जाए कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी आवश्यक है। और जो इसका 14वां शिलालेख है, धर्म प्रचारार्थ अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं पर धम्म विजय लिपिबद्ध कराया, जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण अंकित है। तो अशोक के शिलालेखों संबंधित जितने भी विवरण है, खुलाए में मास्की और जौगढ़, हमको याद नहीं आ रहे सारे शिलालेख, काफी इतिहास हमने काफी पहले पढ़ा है, हालांकि इधर भूगोल की पढ़ाई की है। तो गुर्जरा, मास्की और तमाम ऐसे गुजरात और उड़ीसा के क्षेत्रों से बड़े बड़े अभिलेख मिले हैं। हालांकि उन लेखों को बाद में पढ़ा गया, उन लेखों से स्पष्ट हुआ कि सम्राट अशोक कितने प्रतिभाशाली, कितने महान और कितने जो है व्यवस्थित रूप से शासन चलाने वाले राजा थे। और जिसका वास्तव में आपने भी बताया कि सम्राट अशोक के ऊपर न जाने कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं। अब सम्राट अशोक के ऊपर ही नहीं, एक एक चीजों पर, एक एक शासन प्रणाली, जैसे शासन प्रणाली, इनकी संस्कृति क्या थी, इनकी शासन व्यवस्था क्या थी, इन सब चीजों पे आज भी रिसर्च चल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए, समय काफी हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप सभी लोगों ने हमको बुलाया, तो इस सबका आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत